तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर डेसिपेटेड अक्रॉस अ रजिस्टर, या फिर आप इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर के नाम से भी जानते हैं। अब पावर, सबसे पहली बात यह है कि पावर सप्लाई कौन करता है। तो हमारे जो सर्किट है, हमारा जो सर्किट होता है उसमें पावर सप्लाई करने वाला एक ही डिवाइस होता है, लगा होता है, जो है अपनी बैटरी। तो जो पावर जो सप्लाई करेगा, सबसे पहली बात ये आती है कि पावर सर्किट में आती कहाँ से। तो सबसे पहले पावर जो है वो सप्लाई करने वाला जो है वो अपना कौन है, बैटरी। तो आपको पावर जनरेट करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, आपके पास जो है आपका एक एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए। आपके पास एक एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए। उसके बाद ये जो पावर जनरेट करता है जब, या फिर सप्लाई करता है, वो पावर अपने रजिस्टर के अक्रॉस डेसिपेट होती है। तो काम की बात इसमें से दो है कि इस सर्किट में पावर दे कौन रहा है। इस सर्किट में जो है पावर दे रहा है बैटरी, ठीक है। और इस सर्किट में पावर डेसिपेट कौन कर रहा है, मतलब पावर खर्च कौन कर रहा है। तो इस सर्किट में पावर खर्च करने वाला है वो है अपना रजिस्टर, ठीक है। तो ये दो ऐसे क्वेश्चन भी, सिंपल क्वेश्चंस कभी कभी वो पूछ लेते हैं, ठीक। उसके बाद पावर क्या होता है भाई, बचपन से अपन ने 9th क्लास में पावर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो वर्क पर यूनिट टाइम होता है, या फिर वर्क को ही हम इस केस में एनर्जी बोल सकते हैं। तो जो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है उसी को हम पावर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पावर की एक जनरल डेफिनेशन कि भाई व्हाट इज पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग, इट इज वर्क पर यूनिट टाइम, या फिर इन दिस केस वी कैन राइट वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होता है इसी को हम पावर बोलते हैं। अब ये तो एक जनरल डेफिनेशन होती है यार, पावर मैकेनिक्स की पावर है, मतलब कोई भी कहीं पे भी ये पावर की डेफिनेशन लग जाती है कि पावर जो है इट इज वर्क पर यूनिट टाइम, और अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो एनर्जी और वर्क दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बट इस केस में हमें पावर का एक्सप्रेशन चाहिए। तो पावर का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम एक जनरल थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पावर की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे पावर की डेफिनेशन है वर्क पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट टाइम। अब या तो हम वर्क निकाल लें या तो हम एनर्जी निकाल दें और उसको टाइम से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास पावर निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम वर्क से अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले इस सेटअप को देखो, और इसमें आपको दो टर्मिनल दिख रहे होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और एक है नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे इन टर्मिनल्स को मैं ऐसे दूर दूर बना लेता हूँ। लेट अस कंसीडर कि ये जो वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला जो पॉइंट है वो है नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हो गया आपका डेल्टा वी, वो क्या है, ये पोटेंशियल ऑफ द बैटरी जो कि वी है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर मुझे इस एक कोई भी चार्ज पार्टिकल को, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से, जैसे मैंने इस पॉजिटिव पॉइंट से शुरू करा और नेगेटिव पॉइंट तक लेके जाना है, तो मुझे उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। उसमें मुझे किसी भी पॉजिटिव चार्ज को मुझे प्लस इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक लेके जाना है, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक लेके जाना है, तो मुझे उसमें कितना काम करना पड़ेगा, उसमें मुझे वर्क करना पड़ेगा W इज इक्वल्स टू ये जो होता है ये वर्क हम करते हैं, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल वर्क डन लिख देते हैं। वर्क हम करते हैं इन द सेंस कि कोई एक एक्सटर्नल सोर्स वर्क डन करेगा। ऐसा नहीं है कि सर्किट में अपने आप इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरी जगह चले जाएंगे, इसका मतलब ये होता है, इसलिए यहाँ पे हम वर्क एक्सटर्नल लिखते हैं। अब कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा, वर्क करना पड़ता है हमें, चार्ज जो आप लेके जा रहे हो उसको इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उससे आप मल्टीप्लाई करो। तो चार्ज इनटू इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका अभी, डेल्टा वी। तो जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, क्यू डेल्टा वी। अब यही चीज हम यहां अप्लाई करेंगे कि भाई पावर इज इक्वल्स टू क्या था, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हमने निकाल लिया जो कि है हमारा क्यू डेल्टा वी अपॉन टाइम। अब Q डेल्टा V, और इस केस में अगर मैं देखूं, अगर मैं यहां से इस चार्ज को पूरा यहां लेके आ रहा हूं, मतलब एक पूरा एक कंप्लीट सर्किट में इसको घुमा रहा हूं, तो उस समय पे डेल्टा V की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो मैं इस डेल्टा V की जगह पे क्या लिख सकता हूं, Q इंटू वी अपॉन टी।
अब करंट की डेफिनेशन क्या होती है? करंट की डेफिनेशन होती है व्हाट इज करंट? करंट इज इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर मैं करंट को लिखता हूं dq बाय dt। एंड इन सिंपल वर्ड्स एक्चुअल में करंट होता है dq बाई dt, बट अगर मैं बिल्कुल जनरल, बिल्कुल ही डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूं, बिल्कुल जनरल वर्ड्स में लिखूं, तो भाई इसको हम q बाई t भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ईजीएस्ट पॉसिबल वे में अगर हम बात करें तो करंट q बाई टी भी हो जाएगा। तो भाई ये देखो आपको क्या दिख रहा है, ये q बाई टी इज इक्वल्स टू आप करंट लिख सकते हो, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगी, ये देखो q बाई टी को आप करंट लिख दोगे, इस q बाई टी को ये इसकी जगह पे आप करंट लिख सकते हो। तो पावर का फॉर्मूला जो बनेगा वो हमारे पास I इंटू वी बनेगा। तो जो पावर का फॉर्मूला अल्टीमेटली हमारे पास बन के आ रहा है वो पावर इज इक्वल्स टू है वोल्टेज इंटू करंट। ये तो एक जनरल फॉर्मूला जो होता है पावर का वो हमने यहाँ पे डिराइव किया। उसके बाद हम इसको और भी फर्दर डिराइव करते हैं, लेकिन सबसे मेन अभी अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ये एक जनरल फॉर्मूला पावर का आपका बन के आया है कि इस सर्किट में डेसिपेट होने वाली पावर क्या होगी। आप कुछ मत करो, उस सर्किट में जो भी बैटरी लगी हो उसका उस सर्किट में दौड़ने वाले करंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरी सर्किट की बनने वाली पावर का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात आती है भाई इस पावर की यूनिट क्या होती है, तो भाई इसकी पावर की जो यूनिट है वो हम पुरानी पावर की डेफिनेशन से ही निकालते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम से ही निकालते हैं। वर्क की यूनिट होती है भाई जूल। अगर यहाँ पे मैं यूनिट लिखूं यहाँ पे, तो यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी, वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही हम वॉट बोलते हैं, इज इक्वल्स टू वॉट। तो जो एसआई यूनिट अगर हमसे कोई पूछता है कि पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, तो पावर की एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड भी होती है और इसी को हम वॉट भी बोलते हैं। ठीक, तो पावर की जो यूनिट होती है वही होती है हमारी वॉट। अब यहां पे अपन ये देख रहे हैं कि ये जो पावर का फॉर्मूला हमने बनाया था, कौन सा वाला, ये जो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी आई जो हमने बनाया था, इस फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ जनरल ओम्स लॉ लगा देना रहता है। ठीक है, ओम्स लॉ लगाने पे अपन इसको दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। देखो पावर का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई। अब ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V इज इक्वल्स टू आई आर हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। अब हमको क्या करना है, हमारे फॉर्मूले को लेके जाना है करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में, मतलब जो आपके सर्किट में जो करंट दौड़ रहा है उसके टर्म्स में लेके जाओ और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके टर्म्स में लेके जाओ। आपको बैटरी या कोई भी पोटेंशियल की जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस V को एलिमिनेट कर देंगे, ये वाले V को हम एलिमिनेट कर देंगे। V को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, आप कुछ मत करो, V की जगह पे I इंटू आर लिख दो, तो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई। तो पावर का जो फॉर्मूला बन के निकलेगा वो होगा I स्क्वायर आर। तो ये भी एक दूसरा फॉर्मूला होता है पावर का। अब इस फॉर्मूले में खास बात क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ये मैं आपसे बोलूँगा कि मोस्टली सीरीज कॉम्बिनेशन में ही लगाओ, आप सीरीज कॉम्बिनेशन में ही ये फॉर्मूला ज़्यादातर लगाओ। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल में भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये सीरीज में लगाओगे तो अपन को फ़ायदा मिलेगा। सीरीज में जब ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन तो उससे अपन को फ़ायदा होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। अब वो चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो फॉर्म है, अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरा फॉर्म दिखाऊं तो दूसरा जो फॉर्म है, अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ, अब हम V और R के टर्म्स में चले जाएंगे, V और R के टर्म्स में चले जाएंगे। तो V और R के टर्म्स में शुरुआत तो वहीं से होगी V इंटू आई से, और फिर से V इज इक्वल्स टू आई आर। अब हमको क्या कर चाहिए, हमको अपने फॉर्मूले में V और R चाहिए, तो हमको अब I नहीं चाहिए। अब I नहीं चाहिए तो I को कर दो एलिमिनेट। I को एलिमिनेट कैसे करोगे, I को करेंगे एलिमिनेट कि I इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख देंगे, ये R को नीचे ले आओ, V बाय R लिख देंगे, V बाय R।
तो पावर की जो फॉर्मूला बन जाएगा वो करंट की जगह पे आप ये लिख दो V डॉट V बाय आर। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा V स्क्वायर बाय आर। तो ये है आपका दूसरा पावर का फॉर्मूला। और मैं आपसे बोलूँगा कि ये वाला जो पावर का फॉर्मूला है ये आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन इसलिए लगाते हैं इसको क्योंकि पैरेलल में करंट सेम होता है। अब पैरेलल में लगाएंगे अपन, आगे चल के देखेंगे उसको, अपन आगे देखेंगे वीडियो में। लेकिन पहले आप ये समझो कि हालांकि इन सीरीज पैरेलल पे भी ज़्यादा ध्यान मत दो। पहला मेन ये है कि फॉर्मूले कैसे बन गए, आई स्क्वायर आर कैसे बना और पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर कैसे बना, और जो पहला जो ओरिजिनल फार्मूला था पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। ये तीन फार्मूलों को आप ध्यान से देखो। उसके बाद अपन आगे देखेंगे कि कैसे ये दोनों फार्मूले जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे सर्किट को सॉल्व करने में। सर्किट में पावर जो डेसिपेटेड होती है आपको वो पूछी जाती है, तो उसमें आपको इस फॉर्मूले को लगाना होता है। सबसे पहले पावर जो है उसका ओरिजिनल फार्मूला आपका वी आई है। अब आप एक बार v को एलिमिनेट कर दो और एक बार i को एलिमिनेट कर दो। जैसे ही आप v को एलिमिनेट करोगे फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर, और जैसे ही आप i को एलिमिनेट करोगे फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर बाय आर। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो पावर है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे लगती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लगती है, और दूसरी बात पावर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो अगर रेजिस्टर जो हैं, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूले डराइव करे थे उसमें ये हुआ था कि उसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टर लगा हुआ था, तो वो तो सबसे सिंपलेस्ट केस होता है। लेकिन अब जो अपन पढ़ेंगे उसमें एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स लगे होंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन को वो देखना है। तो सबसे पहले जनरल जो अपन करने वाले हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो सबसे पहले एक सर्किट बना लो। ये एक सर्किट है जिसमें बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की, और ये जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू है R1 और इसकी वैल्यू है R2, और यहाँ पे जो करंट है वो है I। अब सबसे पहले आप ये देखो कि आपका कॉम्बिनेशन कौन सा है। ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कैसे पावर निकालोगे, तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपन पावर कैसे निकालेंगे। अब इसमें आपको सबसे पहले 2-3 पॉइंट सोच लेने हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन से आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन देख के सबसे पहले ये आता है दिमाग में कि यार सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा इसके अक्रॉस भी जो करंट होगा वो भी सेम होगा, और इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो भी सेम होगा। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मान लो बैटरी से आई करंट निकल रहा है, तो अब ये जो करंट है ये कहीं डिवाइड ना हो के इनके अक्रॉस चला जाएगा, तो इसमें जाने वाला करंट भी आई होगा और इसमें जाने वाला करंट भी आई ही होगा। दोनों में जो करंट जा रहा है वो आई करंट जा रहा है। तो दोनों में करंट आई जा रहा है, मतलब दोनों में करंट सेम है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्किट है उसके अक्रॉस होने वाले जो रेजिस्टर्स हैं उनमें करंट जो है वो सेम है। ये आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट अच्छा पॉइंट क्यों है, ये मेरी बात अच्छे से सुनना, क्योंकि करंट सेम हो जाने से हमको ये बात पता चल गई कि यार हमको पावर का जब फॉर्मूला लगाना है तो पावर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू आई। अब इस पावर के फॉर्मूले में दिक्कत ये है कि हमको अगर इस रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डेसिपेटेड निकालनी है और इस रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डेसिपेटेड निकालनी है और दोनों अलग अलग निकालनी है, मतलब इसकी अलग लिखो और इसकी अलग लिखो, तो हमको क्या चाहिए, जैसे हम यहाँ पे पूरा करके देखते हैं कि अगर इफ फॉर R1 अगर मैं पहले वाले रजिस्टर के लिए बात करूं और पावर की इक्वेशन लिखूं, तो पावर की जो इक्वेशन में लिखूंगा वो होगा, देखो दोनों में के अक्रॉस करंट तो सेम है तो करंट तो मैं आई ही लिखूंगा, बट
यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो V आप वोल्टेज का टर्म लिखोगे वो इसके अक्रॉस फॉल होने वाला पोटेंशियल होगा, और इसमें जो पोटेंशियल का टर्म लिखोगे वो इसके अक्रॉस फॉल होने वाला पोटेंशियल होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाले रजिस्टर की बात करता हूँ तो उस केस में मैं यहाँ पे P1 के सामने आएगा V1, और अगर मैं सेकंड रजिस्टर की बात करूं फॉर R2, तो सेकंड रजिस्टर की अगर हम बात करें तो यहां पे P2 इज इक्वल्स टू, अब इसी का आपको करंट चाहिए और इसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो चाहिए। इसके अक्रॉस करंट तो I ही है, तो आप I लिख दो, और पोटेंशियल कितना है V2। तो देखो दोनों की इक्वेशन में आपको एक में लिखना पड़ेगा V1 और एक में लिखना पड़ेगा V2। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये जाएगी कि दोनों का सेपरेटली आपको पोटेंशियल फॉल निकालना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल फॉल अलग निकालो और इसका पोटेंशियल फॉल अलग निकालो। अब इस पोटेंशियल फॉल की जो दिक्कत आ रही है ये देखो, अब इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल लेंथी हो जाता है कि पहले इसका पोटेंशियल निकालो फिर इसका पोटेंशियल निकालो, ठीक है। तो उस चीज से अपन बचने के लिए अपन क्या करते हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले अपन ने फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला देखा था कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में होता है करंट सेम, इन सीरीज जो करंट होता है वो सेम होता है। तो आप इतने सारे कैलकुलेशन से बचने के लिए आप एक तरीका आजमाते हो कि आप भाई इस V को ही गायब कर दोगे। V को गायब करने के बाद जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो आपका थोड़ी देर पहले का फॉर्मूला था I² R। इस फॉर्मूले से आप काम करो, आपको कुछ नहीं करना। अगर वो पूछ ले कि आप फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पावर निकालो, तो अगर मैं यहां पे पावर की इक्वेशन लिखता हूं फॉर R1 के लिए अगर मैं लिखूं पावर की इक्वेशन, तो पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगी I² R1, और फॉर R2 लिख दूं तो P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगी I² R2। कितना सिंपल हो गया आपका। तो ये फॉर्मूला इसलिए यहाँ पे यूज आप कर सकते हो क्योंकि करंट यहाँ पर सेम होता है। जो भी चीज जिस वाले सर्किट में सेम होती है आप उसमें इसको यूज कर लो। जैसे आप पैरेलल में जाएंगे तो वहां पे V²/R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब तीसरा जो पॉइंट है वो मेरा ये है कि भाई टोटल पावर जनरेटेड अगर वो पूछता है, टोटल पावर डेसिपेटेड, तो भाई देखो पावर डेसिपेट होती है रेजिस्टर के अक्रॉस, तो यहां पे ये पावर भी, ये जो रेजिस्टर है ये भी पावर डेसिपेशन करेगा और ये वाला रजिस्टर है वो भी पावर का डेसिपेशन करेगा। तो दो रजिस्टर पावर का डेसिपेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं अगर टोटल पावर निकालनी है तो P टोटल अगर मेरे को निकालना है तो मैं एक काम करता हूं ना यार, इसकी पावर डेसिपेशन और इसका पावर डेसिपेशन ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा P1 + P2। तो अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मेरे पास जो टोटल पावर का फॉर्मूला बनेगा वो कोई अलग से नहीं बनेगा, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा I²R। अब आप लोग बोलोगे यार इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी I²R है और ये भी I²R है। बेटा ध्यान से सुनो, डिफरेंस बस इतना सा है कि इस केस में अपन क्या कर रहे थे, इस स्पेसिफिक R1 और R2 के अक्रॉस अपन पावर डेसिपेशन देख रहे थे। उस समय पे अपन क्या कर रहे थे कि इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी वो वही वाला रख रहे हैं। जैसे R1 की बात करें तो यहाँ पे R1 रखो, R2 की बात करें तो यहाँ पे R2 रखो। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं। तो पूरे सर्किट में आपको क्या करना है वो देखो। पूरे सर्किट में जब हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस की वैल्यू रखोगे। अब इस पूरे सर्किट की जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो भाई पूरे ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप यहां पे रख देते हो ना तो यहां पे जो पावर है वो टोटल पावर आ जाती है आपके पास। जो टोटल पावर है वो आपके पास यहां पर आ जाएगी। तो 3 पॉइंट अपन ने देखे भाई। अगर मान लो आपको इस अकेले के क्रॉस निकाली तो I²R1 करो, इसके क्रॉस I²R2 करो। लेकिन अगर मैं टोटल कंबाइंड पावर, भाई दोनों कितनी बना है तो दोनों की ऐड कर लूंगा ना, तो दोनों का ऐड करके जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा टोटल पावर जो आएगी वो I² × R इक्विवेलेंट आएगी। ठीक, तो ये इतना सिंपल था, इसमें कोई भी आपको इतना ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं थी। आप अगर इंडिविजुअल पावर की बात करें तो इंडिविजुअल पावर में होता क्या है, आपको वही वाला रेजिस्टेंस रखना पड़ता है और उसी का करंट रखना पड़ता है।
अब हम लोगों को पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स एंड उसमें पावर देखनी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने ये देखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स, मतलब ये जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल फॉल होगा और ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल फॉल होगा वो सेम होगा। तो हम ले लेते हैं कि भाई इस दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल फॉल है, अभी ये सिंपलेस्ट सर्किट है, सिंपलेस्ट पैरेलल सर्किट है, इस वजह से इस कंडीशन में जो पोटेंशियल फॉल होगा वो V होगा। ठीक, अब ये जो है V पोटेंशियल फॉल, ये तो आपको सर्किट सॉल्विंग से सीखना पड़ता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि इसमें पोटेंशियल सेम है तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे P = V × I, और V × I का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो इसके अक्रॉस मेरे को करंट चाहिए और इसके अक्रॉस मेरे को करंट चाहिए, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल तो V है और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल भी V है। तो अब दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि अगर मैं R1 के लिए लिखता हूँ फॉर R1, तो अगर मैं R1 के लिए लिखता हूँ तो पावर की जो इक्वेशन लिखूंगा मैं वो लिखूंगा V × I1, और R2 के लिए अगर मैं लिखता हूँ जो पावर की इक्वेशन लिखूंगा वो होगी V × I2। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि जो इक्वेशंस आप लिख रहे हो उसमें दोनों के अलग अलग करंट चाहिए आपको R1 के लिए जो करंट है वो अलग चाहिए पड़ेगा और R2 के लिए जो करंट है वो अलग चाहिए पड़ेगा। तो इससे हो जाएगा न्यूमेरिकल आपका लेंदी। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बहुत अच्छा तरीका अपनाएंगे, हम इस करंट को हटा देंगे। तो इसमें हमने जब करंट को हटाया था तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया था, V²/R, और अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा और इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करेंगे। अब सेम टू सेम जैसे अपन ने पहले देखा कि अगर मैं R1 के लिए लिखता हूं फॉर R1, अगर मैं R1 के लिए लिखता हूं तो मैं पावर का फॉर्मूला क्या लिख दूंगा, V²/R1, और लिखता हूं अगर मैं R2 के लिए तो मैं P2 = लिखूंगा V²/R2, और टोटल पावर अगर मैं लिखता हूं तो टोटल पावर क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल पावर हो जाएगी V²/R इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से अपन जो है पैरेलल के रिजल्ट सॉल्व करते हैं। अगर अपन को इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात करनी है, R1 की लिखते हैं तो अपन क्या करेंगे, V²/R1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का टर्म तो सेम रहेगा भाई, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी दोनों में पोटेंशियल का टर्म तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे जो है R इक्विवेलेंट इसलिए जाएगा क्योंकि भाई अब इन दोनों का मिला के जो पावर डेसिपेशन होगा वो क्या होगी, P1 + P2, और P1 + P2 जब अपन ऐड करेंगे तो जो सिंपलेस्ट आपको याद ये रखना है कि जब आप इंडिविजुअल की निकालते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस रखते हो, और अगर मैं टोटल पूछूं तो टोटल का निकालते हो तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखते हो। तो ये तो हुआ आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा सीरीज का, उसके बाद अब अपन ने देख लिया पैरेलल का। अब सीरीज और पैरेलल में देखने के बाद अपन इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, आपको एक सर्किट बना के दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जब पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट इज 150 वाट, और उन दोनों रेजिस्टर्स में से एक रेजिस्टर है 2 ओम का और एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू दी है R, और हमें उस R की वैल्यू निकालनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपरों में, क्योंकि डायरेक्ट अगर पावर पूछते हैं तो वो थोड़ा सा निकाल लेते हैं अपन फॉर्मूला लगा के, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको निकालना है R की वैल्यू। तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे सब वो देखिए। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इसका जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है रजिस्टर का, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिया है,
सिंपल सी बात है, यहां पे जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देके रखा है उसने। अब उसने क्या गिवन, क्या है इंफॉर्मेशन गिवन, ये है कि जो टोटल पावर डेसिपेटेड है, इसमें जो सर्किट में जो टोटल पावर डेसिपेट हो रही है वो आपसे बोला है उसने, वो है 150 वॉट। और इन दोनों में से जो एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर की जो वैल्यू, इन दोनों में से जो एक रजिस्टर की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो एक रजिस्टर की दी हुई है हमको वैल्यू, जैसे हम अगर R1 मान लें तो वो R है, और R2 जो गिवन है वो है 2 ओम्स। अब वो पूछ रहा है हमें इस R की वैल्यू निकालो, तो सिंपल सा है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, V स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे R लिखे या फिर R इक्विवेलेंट लिखे, परेशानी ये है। तो अब देखो ध्यान से समझो, ये जो पावर गिवन है ये टोटल पावर है, तो टोटल पावर में आप, टोटल पावर में अपन क्या लिखते हैं, R इक्विवेलेंट लिखते हैं, तो R इक्विवेलेंट लिख दो आप। अब पावर की वैल्यू लिख दो, कितनी दी हुई है ये। अब वोल्टेज में जो बैटरी लगी हुई है, इसका बैटरी सोर्स देखो, बैटरी लगी हुई है आपकी 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट की, तो 15 इंटू 15 अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो भाई आपके पास R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 अपॉन 150। तो देखो भाई 15 1 जा 15 और 15 10 जा, अब 5 2 जा और 5 3 जा, तो R इक्विवेलेंट आ रहा है 3/2। अब R इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 3/2, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों रेजिस्टर्स जो आपके सर्किट में लगे हुए हैं, इन दोनों का रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 3/2 आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये रहा, इन दोनों में से एक रेजिस्टेंस नोन है और दूसरा निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, R इक्विवेलेंट की अगर हम डेफिनेशन मतलब इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, R इक्विवेलेंट जब भी दो रेजिस्टेंस होते हैं तो अपन क्या लिखते हैं भाई, ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट और नीचे इन दोनों का समीशन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू R अपॉन 2 प्लस R। तो R इक्विवेलेंट क्या था, R इक्विवेलेंट था आपका 3/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2R अपॉन 2 प्लस R। कितना हो गया, देखो ये देखो 2 इंटू आर, ऊपर 2 प्लस आर ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2R मतलब 4R हो जाएगा। 3 2 6 प्लस 3R इज इक्वल्स टू 4R। तो भाई अब ये 3R उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4R में से 3R चलेगा, क्या बच गया R। तो ये जो R है इसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है आपकी कितनी, 6 ओम्स। ये है आपका आंसर। अब देख लो 6 ओम कौन सा ऑप्शन है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दो रजिस्टर्स दिए हुए हैं R और 2R के, और उन दोनों के अक्रॉस आपको निकालना है कि जो टोटल पावर का डेसिपेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, मतलब जो पहले वाली पावर है उसका और जो बाद वाली पावर है, मतलब जिसमें R वाला है वो और जिसमें 3R वाला है वो, इन दोनों में आपको टोटल पावर डेसिपेशन का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं है भाई, सिंपल है। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि पूछा किस सीक्वेंस में, सबसे पहले सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ये पहले पूछा गया है R का, उसके बाद पूछा गया है 2R का। तो सबसे पहले आप ये कॉम्बिनेशन देखो, इस कॉम्बिनेशन में आपको पता चल रहा है कि यार ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, V²/R। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा है कि भाई R के अक्रॉस जो भी पावर डेसिपेट हो रही है, जितनी भी टोटल पावर R के अक्रॉस डेसिपेट हो रही है और जितनी भी पावर 2R के अक्रॉस डेसिपेट हो रही है, उन दोनों का रेशियो निकाल के देना है। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिख लेंगे। हम R के लिए लिखते हैं, हम जब R के लिए लिखेंगे तो इसको मैं मान लेता हूं P1। उस समय पे इन दोनों में पोटेंशियल तो सेम होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या लिखेंगे V²/R। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मैं R2 के लिए लिखूं, मतलब 2R वाले रेजिस्टेंस के लिए लिखूं, तो वो पावर हो जाएगी क्या, V²/2R।
तो भाई देखो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही डिवाइड करेंगे, ये देखो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा आपके पास, P1/P2 इज इक्वल्स टू, ये जो 2r है ये ऊपर पहुंच जाएगा, 2r/r इज इक्वल्स टू, r से r कैंसिल, 2:1। तो 2:1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब आप देखो 2:1 किस वाले ऑप्शन में आ रहा है, वही वाला अपना सही आंसर है। तो 2:1 जो है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो फर्स्ट जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। अब हमने पावर पढ़ ली। अब पावर के बाद जो है अब हम पढ़ेंगे एनर्जी डेसिपेटेड का कंसेप्ट। एनर्जी डेसिपेटेड का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इजी है। ये आपने पहले अभी जब शुरुआत में जब अपन ने पावर का फॉर्मूला डिराइव करा था, तो पावर अपन ने लिखी थी एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये जो एनर्जी होती है यही वो एनर्जी होती है एनर्जी डेसिपेटेड वाली, जो कि रेजिस्टर के अक्रॉस डेसिपेट होती है। अब अगर मैं एनर्जी डेसिपेटेड निकालने निकला हूं तो एनर्जी डेसिपेटेड क्या बन जाएगा, एनर्जी विल बी इक्वल टू बन जाएगा पावर इनटू टाइम। तो जो भी फॉर्मूले आपके पावर के हुआ करते थे उसमें अगर मैं टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरे पास एनर्जी डेसिपेटेड की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से हम पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे कि एनर्जी डेसिपेटेड का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा आपका V इंटू आई, ये हो गई आपकी पावर। और इसमें अगर मैं टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दूं इंटू टी। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लिखूं तो एनर्जी डेसिपेटेड में तो पावर का दूसरा फॉर्मूला कौन सा हुआ करता था, ये आपका I²R इंटू टी। अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है भाई, इसको मैं डॉट लगा देता हूं ताकि तुम लोग हर कुछ ना समझो। उसके बाद थर्ड वाला जो है ये हो जाएगा आपका, ये हो गई आपकी पावर इंटू टी। तो ये जो तीन फॉर्मूले थे ये पावर के फॉर्मूले थे, VI, I²R और V²/R। अब अगर मैं इन फॉर्मूलों को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी एनर्जी डेसिपेटेड आ जाएगा। ये तो है भाई जनरल, ये कहीं पे भी लग जाता है। इसको आप रिकमेंड करते हैं सीरीज में लगाने में, और इसको लगाओ पैरेलल में। बस ये तीन ही जनरल फॉर्मूले थे जो आपके एनर्जी डेसिपेटेड के होते हैं। एनर्जी डेसिपेटेड में ज़्यादा खास कुछ इतना नहीं होता। अगर आप पावर निकाल सकते हो तो फिर एनर्जी डेसिपेटेड भी निकाल सकते हो, उस गिवन टाइम से आप मल्टीप्लाई कर देना। अब इसकी यूनिट पूछ लोगे तो भैया इसकी यूनिट क्या होगी यार, इसकी यूनिट वॉट तो नहीं होगी क्योंकि अब ये तो एनर्जी है। यूनिट तो होती है भाई पावर की, पावर की यूनिट होती है वॉट, ना कि एनर्जी की। एनर्जी की यूनिट जनरल होती है भाई, जो वर्क की होती है जूल्स। तो ये हो गई आपकी यूनिट भी। तो ये एनर्जी डेसिपेटेड में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इतना ही होता है। थोड़ा बहुत पूछते हैं वो लोग इसमें, मेन तो है पावर। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इससे भी ज़्यादा मेन है। ये जो एनर्जी का डेसिपेशन हो रहा है रेजिस्टर के क्रॉस, उसका फॉर्म, वो किस फॉर्म में डेसिपेट होगी उसको ही हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये जो एनर्जी का डेसिपेशन हो रहा है ये किस फॉर्म में हो रहा है। तो इसका जो फॉर्म था कि किस फॉर्म में हो रहा है, इसका जो फॉर्म था ये बताया एक साइंटिस्ट ने विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ, जिसको हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अब जूल्स हीटिंग इफेक्ट से आपको ये पता चल रहा होगा कहीं ना कहीं हीट की बातें होंगी। तो हीट की बातें होंगी, हाँ बिल्कुल होंगी। और इससे हमें ये पता चलेगा कि दिस लॉ, ये जो लॉ है ये हम बताएगा, टेल्स अस the form of एनर्जी डेसिपेशन। देखो एनर्जी जो होती है वो बहुत सारे फॉर्म्स की होती है। तो वो जो एनर्जी है, यहां पे जो हम एनर्जी डेसिपेशन हो रहा है उसका क्या फॉर्म है असल में,
तो उसका फॉर्म जो है वो बताने एक लॉ दिया गया जिसको हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। और सिंपल सी बात है यार, जूल्स हीटिंग इफेक्ट हमको ये बताता है कि ये जो एनर्जी डेसिपेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो होती है इसका फॉर्म होता है हीट। तो देयरफॉर इसी एनर्जी डेसिपेटेड को हम लिखते हैं, देयरफॉर यही एनर्जी जो डेसिपेट हो रही है इसी को हम बोल देते हैं हीट एनर्जी, जिसका हम सिंबल लिखते हैं H। तो सिंपल सी बात है, अब जो इक्वेशंस बनेंगी हम उसमें E की जगह पे हम H लिख देंगे बस। कहने का मतलब ये है कि जो भी एनर्जी डेसिपेशन के फॉर्मूले थे, जैसे कि एनर्जी जो भी डेसिपेशन के फॉर्मूले थे, अब हम उसका फॉर्मूले की जगह पे E से डिनोट ना करके उस एनर्जी को हम H से डिनोट करेंगे, क्योंकि इस एनर्जी का जो फॉर्म है वो हीट है। इस वजह से अब हम यहाँ पे H लिखना शुरू कर देंगे। फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आएगा, फॉर्मूले में बदलाव बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में बेटा ये H जो है ये एनर्जी ही है, वही एनर्जी है जो डेसिपेट हो रही थी। बट क्योंकि वो हीट एनर्जी है, क्योंकि वो हीट के फॉर्म में निकल रही है, इस वजह से हम यहाँ पे H लिखने लगे हैं। फॉर्मूले सब सेम है भाई, V इंटू आई इंटू टी, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। सेम टू सेम चीज है, ये सीरीज में लगाओ और ये पैरेलल में लगाओ। सिंपल सा है, ये इतना सा है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। के जूल्स हीटिंग इफेक्ट हमें ये बताता है कि जो एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, और यहाँ पे जो फॉर्म बताया उसने वो ये बताया कि जो हीट के फॉर्म में एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है। जैसे कि अपन वो देखते हैं अपने जो हीटर्स होते हैं, हीटर में क्या होता है, हीटर में रेजिस्टेंस होता है बहुत सारा। जैसे ही आप उस हीटर में जो कॉइल लगी होती है, ऐसे रेजिस्टेंस घूम घूम के लगे होते हैं, वहां से करंट पास होता है और उस में होता है बहुत सारा रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होती है बहुत सारी हीट का डेसिपेशन। और वो हीट डेसिपेशन क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डेसिपेशन होता है, और उस पावर डेसिपेशन से हम एक एनर्जी निकाल लेते हैं। वो जो एनर्जी डेसिपेटेड हो रही है यही वही एनर्जी डेसिपेटेड है, और ये जो एनर्जी डेसिपेट हो रही है यही किसके फॉर्म में हो रही है, हीट के फॉर्म में हो रही है। इसलिए हीटर जो है उसका कंसेप्ट यही है कि आप बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा दो, जब उसके अक्रॉस करंट पास होगा तो वहां पे एनर्जी का डेसिपेशन होगा जिसका फॉर्म होगा हीट, और आप वहां से हीट ले लोगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हॉट इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ रेजिस्टेंस 680 ohms and it is used across 20 volt source, 200 volt source. The electrical energy spent if it is used for 2 hours. ये जो प्रेस है, अब भाई आप प्रेस है भाई, आयरन जो होती है प्रेस अपनी, तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से निकलता है हीट। और ये हीट कैसे बन रही है, हीट बन रही है कि आप अपना जो सोर्स है वहां से उसको वोल्टेज दे रहे हो, सर्किट में करंट जा रहा है, उस सर्किट में करंट होने की वजह से वहां पे एक हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। उस हीट के प्रोडक्शन की वजह से आप कपड़ों को प्रेस करते हो, आयरन करते हो। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल रहा है कि यार प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल अगर हम बताएं जूल्स हीटिंग इफेक्ट का, तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये अपन इसमें दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें है कुछ नहीं, देखो अच्छे से क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 80 ohms का, सप्लाई वोल्टेज जो है वो है 200 वोल्ट की, और आपको टाइम गिवन है कितना, 2 hours। अब गिवन इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई करंट वगैरह तो गिवन नहीं है,
करंट गिवन नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें करंट ना हो। अब वैल्यूज रख दो, V की वैल्यू थी 200 इंटू 200 अपॉन 80 इंटू, अब टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि टाइम जो है वो दिया हुआ है 2 आवर्स में। अब बात ये है कि क्या आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं है। ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आपको उसमें जो टाइम की यूनिट दिख रही है वो आवर्स दिख रही है, सेकंड नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल कन्वर्ट ना करें, बिल्कुल ऐसा का ऐसा रख दे। अब देखो ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया 8, 2 टू द 4 टू द 8, कितने जीरो 1 2 3 4 अपॉन 80, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 1 जा 8, कितना हो गया ये वॉट पर आवर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये देखो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कर रहा था, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो, डायरेक्ट वैल्यू रखनी। लेकिन ये क्वेश्चन ने अपन कर इसलिए लिया क्योंकि ये आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा है जूल्स हीटिंग इफेक्ट का। इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन देके रखा है उन्होंने। कॉम्बिनेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले ये देखो। एक कॉम्बिनेशन बना दिया है, मतलब एक सर्किट बना दिया है। ऊपर वाली ब्रांच में आपको 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, 3 ओम का और 1 ओम का, और नीचे वाले में दिख रहा है आपको एक 8 ओम का। उनका ये बोलना है कि यार 8 ओम के अक्रॉस जो पावर डेसिपेशन हो रहा है वो तो हो रहा है 2 वॉट का। तो जो ऊपर जो 3 वॉट का रेजिस्टेंस लगा, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके अक्रॉस कितनी पावर डेसिपेट होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो 8 ओम वाले में कितनी पावर जा रही है। अगर मैं 8 रेजिस्टेंस 8 ओम की बात करूं तो इसके लिए जो पावर दी हुई है उन्होंने दी है 2 वॉट। अब पावर 2 वॉट है, रेजिस्टेंस जो है इसका 8 है, तो अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालना चाहूं तो मैं इसका पोटेंशियल निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा पोटेंशियल, पोटेंशियल निकलेगा 2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 8। तो वी स्क्वायर कितना जाएगा 8 इंटू 2, तो जो v की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 4, मतलब अंडर रूट 8 टू 16, और भाई अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल जो कि इस नीचे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस रहेगा। अब भाई देखो ये जो नीचे वाली ब्रांच है उसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो सिर्फ 8 ओम का लगा है, ऊपर वाली ब्रांच में 1 ओम प्लस 3 ओम का लगा हुआ है। तो अगर मैं ऊपर वाली ब्रांच को रिजॉल्व करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से बोलूंगा कि भाई ऊपर वाली जो ब्रांच है इसमें 1 ओम का है और ये 3 ओम का है, और ये जो नीचे वाली ब्रांच है इसमें 8 ओम है। अब भाई इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है मेरा वो आया है 4 वोल्ट। तो भाई ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच जो है ये दोनों ही आपस में पैरेलल में लगी हुई है, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल रहेगा वही तो इस पूरे के अक्रॉस आएगा। अब इसकी इस पूरे मतलब 1 ओम और 3 ओम को भी पोटेंशियल 4 वोल्ट ही मिलेगा और इस पूरे को भी पोटेंशियल 4 वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन अब बात ये है कि ये जो 4 वोल्ट है ये एक में भी बटेगा और ये 3 में भी बटेगा। तो अब एक्चुअल में आपको ये निकालना है कि इसको कितना पोटेंशियल मिला और इसको कितना पोटेंशियल मिला। तो पोटेंशियल पैरेलल में क्या होता है भाई, पैरेलल में अगर मैं V इक्वल्स टू IR से देखूं तो पैरेलल में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। सॉरी सीरीज में अगर मैं बात करूं तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रिलेशन में होगा। तो आप ये इक्वेशन बना सकते हो
कि V1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R टोटल इंटू V टोटल और V2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R टोटल इंटू V टोटल। भाई ये जो है ये शॉर्टकट है, आप इसको याद ही कर सकते हो कि एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये ऊपर जो दिख रहा है ये अब 1 ओम और ये 3 ओम के जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब बात ये कि यहाँ पे करंट वरेंट कुछ दिया नहीं है, तो करंट नहीं है तो ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई दो चीजें तो नोन होनी चाहिए ना यार, अकेला एक सिंगल नोन चीज से कैसे निकाल देंगे अपन। तो अब यहाँ पे काम की बात ये हो जाएगी कि ये जो फॉर्मूले आपके यूज में जाएंगे। होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का जो बंटवारा होता है, ये जो 4 वोल्ट का जो पोटेंशियल है इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, लेकिन कैसे बटेगा, ये बटेगा रेजिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में। मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना उसको इसमें से ज्यादा पोटेंशियल मिल जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसको कम पोटेंशियल मिलेगा। अब बात ये है कि कितना मिलेगा, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसको आप एज इट इज ऐसे ही लगाओगे कि अगर मेरे को इसके अक्रॉस निकालना है तो मैं इसका रेजिस्टेंस ऊपर लिखूंगा, टोटल रेजिस्टेंस लिखूंगा नीचे। अब व्हाट इज आर टोटल? आर टोटल भाई कुछ नहीं है, आर टोटल इज समीशन ऑफ रेजिस्टेंस, समीशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब यहां पे आर टोटल की वैल्यू होगी 1 + 3 मतलब 4। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखना पड़ता है आपको, यहाँ पे आपको रखना होता है टोटल रेजिस्टेंस। 1 + 3 टोटल रेजिस्टेंस रखोगे आप, ना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखोगे। हालांकि सीरीज है, सीरीज के केस में इक्विवेलेंट टोटल सब एक ही आएगा, लेकिन वो बाद में आते हैं वो कुछ क्वेश्चंस, तो उसको ध्यान मत दो इतना। सीरीज में अगर आप लगा रहे हो तो आप इतना बोलना कि टोटल रेजिस्टेंस भी वही होगा, इक्विवेलेंट भी वही होगा, तो R1 + R2 आप कर देना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो देखो फर्स्ट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टोटल अवेलेबल पोटेंशियल है 4, टोटल अवेलेबल पोटेंशियल है आपके पास 4 और टोटल रेजिस्टेंस है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 वोल्ट। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल कॉल आ रहा है वो आ रहा है 1 वोल्ट का। अब टोटल था 4, उसमें से 1 इसको मिल गया तो बचा कितना, इसके लिए बचेगा 3 वोल्ट। बस क्वेश्चन खत्म। जैसे ही आपके पास इसका पोटेंशियल आया, आपने क्या करा, आपने बोला यार देखो जो पावर होती है ना, जो पावर होती है पावर इज इक्वल्स टू V²/R। तो भाई इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है 3, तो 3 × 3 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 से 3 कैंसिल, 3 वॉट की पावर है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें ये एक फॉर्मूला है, इससे जल्दी क्वेश्चंस होते हैं। ये सीरीज में फॉर्मूला लग जाता है ये वाला, तो आप सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बिल्कुल आराम से लगेगा ये वाला। सीरीज में पोटेंशियल का बंटवारा होगा, इसके क्रॉस कुछ और ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस कुछ और ड्रॉप होगा। अब ड्रॉप किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा रेजिस्टेंस पे, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है उस पर जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल का वो भी ज्यादा होता है। और फॉर्मूला कुछ नहीं है, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख लेना। जैसे इसके क्रॉस निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस लिखो ऊपर, फिर नीचे लिखो टोटल रेजिस्टेंस उस ब्रांच का, तो ये होगा टोटल रेजिस्टेंस 3 और 1 4। और कितना अवेलेबल पोटेंशियल है वो लिखो। यहाँ पे 4 वोल्ट का अवेलेबल पोटेंशियल है, आपने लिख दिया, इनटू कर दिया, 1 वोल्ट आ गया। अब 1 वोल्ट इसके क्रॉस होगा तो बचा हुआ 3 वोल्ट इसके क्रॉस होगा। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट इसका निकाल लो। इसका डायरेक्ट कैसे निकालोगे, ऊपर लिखोगे 3, नीचे लिखोगे 3 + 1 4, और टोटल कितना है 4, तो भाई 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना 3 वोल्ट। आंसर अभी भी वही आएगा। तो ये तो होता है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस करें आप फिर से।